Good afternoon, everyone. So we completed, right, these points. First, the difficulties of barter system. Points याद रखना. Difficulties of barter system. First, lack of or the problem of double coincidence of want. जो मेरे पास है वही सामने वालों को चाहिए, एंड जो उसके पास है वही मुझे चाहिए, तो ही ट्रांजैक्शन होगा. अदरवाइज the barter transaction cannot take place. So problem of double coincidence of want. Today you don't need double coincidence of want. एक like I want something, I will give him money, and with that money he will buy whatever he wants. But barter में वैसे नहीं होता है. जो मेरे पास है वही उसको चाहिए, तो ही वो ट्रांजैक्शन होगा. Try to understand. So money has removed this double coincidence of want necessity. ठीक है. Everything now gets settled in the money. देन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. जो गुड्स एंड सर्विसेज है हम उसको किसी एक कॉमन इसमें मेजर नहीं कर सकते. लाइक वी कैन नॉट मेजर एवरीथिंग इन द नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ wheat, etc. ठीक है. देन डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. एज वी आर गोइंग टू सेटल द ट्रांजैक्शन इन द गुड्स, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द गुड्स. इट टेक्स स्पेस, स्टोरेज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, द साइज कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड देयरफॉर राइट इवन प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स करते टाइम, राइट, जो गुड्स जो आज के कंडीशंस में दे मे नॉट बी सेम इन द फ्यूचर, राइट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट. सो फ्यूचर सेटलमेंट्स करने के लिए बार्टर सिस्टम, राइट, वाज नॉट गुड सिस्टम. देन देयर वाज अ नेसेसिटी कि कुछ तो होना चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन सेटल कर सके, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, एंड देयर कम द कंसेप्ट ऑफ द मनी. Money is what money does. Money is what money does. And we have to also understand the functions of money. उसमें से हमने primary functions किए थे in the previous lecture. I will revise that. We have to do the secondary functions and the contingent functions. So आज हमारा ये chapter खत्म होगा. Evolution of money में सबसे पहले right आया animals were used as a money. Animals are common. सो उस एरिया में जो भी एनिमल्स हैं, जो भी कॉमन एनिमल है, that will be used in exchange, and all the goods and services will be measured in terms of that animal, right? जैसे मनी में मेजर करते हैं, इन द नंबर ऑफ एनिमल्स में वो मेजर करना स्टार्ट कर दिए. बट द प्रॉब्लम इज, राइट, we cannot divide the animals, we cannot make the partial payments. डिवीजन में प्रॉब्लम आने लगा, and therefore and even the size of the animal changes. Try to understand. Deferred payment में प्रॉब्लम रहेगा, and therefore divisibility के इश्यू की वजह से, राइट, इंडिविजिबल नेचर होने की वजह से एनिमल्स का, डिविजिबिलिटी के इश्यू की वजह से we shifted to commodity as a money. जो उस एरिया में जो कमोडिटी कॉमन है, जो इजीली अवेलेबल है, राइट, उसको मनी बोल दिया. सो ऑल नाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ the number of units of that commodity. ठीक है. But the problem again, right, was the I can say the tenure, the lifespan of the commodity. Divisibility भी इशू है. हम उनको डिविजिबल छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते कमोडिटीज को, या उनका टेन्योर कितना रहेगा, डोंट नो. सो कमोडिटीज को रिप्लेस किया गया. कमोडिटी को स्टोर करना भी प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑफ द डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज प्रॉब्लम, टेन्योर प्रॉब्लम, कितने साल वो कमोडिटी चलेगी, राइट. हमने कमोडिटी को रिप्लेस कर दिया मेटल से, एंड देयर कम्स मेटलिक मनी. मेटलिक मनी मींस मेटल्स विल बी यूज्ड इन द एक्सचेंज. लाइक एग्जांपल आयरन, लाइक स्टील, एल्यूमिनियम विल बी यूज्ड. गोल्ड, राइट, एग्जांपल सिल्वर, दोस मेटल्स will be used in the exchange. क्यों? Because हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. But the problem is, चलो डिवीजन का प्रॉब्लम चला गया, but the problem with the metals is their prices keeps on changing on day to day basis. जो स्टील की प्राइस आज है वो कल नहीं रहेगी. जो लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, गोल्ड की प्राइस आज है वो कल नहीं रहेगी. अगर आप मेटल्स को मनी बोल के यूज कर रहे हो तो उनकी प्राइसेस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. इवन देयर इज अ प्रॉब्लम अबाउट द प्योरिटी, राइट, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है.
सो उनके प्राइजेस हमेशा चेंज होती है, इसलिए मेटल्स को रिप्लेस किया गया मेटलिक कॉइन्स से। एंड यूजिंग मेटलिक कॉइन्स, मेटल को कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया, सेम डिनोमिनेशन के कॉइन्स, सेम साइज के कॉइन्स, राइट, मिंट किए गए एंड उन कॉइन्स को सर्कुलेशन में लाया गया एज ए मनी। सो नाउ द कॉइन्स मेड of a metal will be used as a medium of exchange. There are two types of coins: standard or full bodied coins and token coins. Standard or full bodied coins मैंने समझाया था, for every coin there are two values. One, the intrinsic value. Intrinsic value, IV, is the value of the character. हम बोलते हैं लोगों को फेस पे नहीं जाना चाहिए, उनके फेस पे नहीं जाना, उनके अंदर जो है ना कंटेंट, उनका जो कैरेक्टर है वो देखना चाहिए। हमने इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी चाहिए। सामने कुछ भी दिखाएंगे, मैं इतना बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, ये वो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है वो अलग हो सकते हैं। सो एक्चुअल वैल्यू कैरेक्टर, वैसे मेटल उसके ऊपर क्या लिखा है वो दैट इज फेस वैल्यू। उस पे आपने क्या इम्बॉस किया, आपने क्या प्रिंट किया, उस पे आपने क्या इनग्रेव किया है, वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। बट उसकी एक्चुअल जो जिस मेटल से वो कॉइन बना है, उस मेटल की क्या वैल्यू है। इफ आई राइट कन्वर्ट दैट कॉइन अगेन इनटू मेटल, तो मुझे कितना मिलेगा उससे, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। सो द हाई वैल्यू कॉइन, लाइक हाई वैल्यू मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उनके केस में क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आईवी इज इक्वल टू फेस वैल्यू। वो मेटल जो कॉइन बना है ना, वो कॉइन के लिए जितना मेटल यूज हुआ है वही उसकी फेस वैल्यू रहेगी। कॉइन मिंट करने के लिए जो मेटल यूज हुआ है उसकी जो मार्केट में वैल्यू है, उसी वैल्यू की उसकी फेस वैल्यू रहेगी। ऐसे कॉइन्स को बोला जाता है फुल बॉडीड और स्टैंडर्ड कॉइन्स, जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द मेटल ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। Precious metals, but the right again these precious metals are not common, and therefore later on came the concept of token coins. तुगलक सुना होगा आपने नाम, तुगलक। तुगलक ने सोने चांदी के कॉइन्स लाए थे, ये भी सुना होगा आपने कभी सीखते सीखते कभी हिस्ट्री में। तुगलक ने जो लाए थे वो स्टैंडर्ड कॉइन्स लाए थे, बट द प्रॉब्लम क्या हो गया, वो उन कॉइन्स की स्कैरसिटी आ गई, लोगों के पास वो कॉइन्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए फिर से उसने क्या किया, टोकन कॉइन्स लाए। पहले टोकन कॉइन्स थे, तुगलक मतलब पागल ही बोला जाता है, बराबर ना। उसने क्या लाया, राइट, स्टैंडर्ड कॉइन्स। और फिर क्या लाया उसने, उसने दो रॉन्ग डिसीजंस लिए थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जितनी मुझे पता है मैं उतनी बोल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं पता। तुगलक ने दिल्ली से नागपुर में कैपिटल शिफ्ट किया था, और लेटर ऑन ही रिवर्स द डिसीजन, फिर नागपुर से दिल्ली लेके गया। दिस वाज हिज फर्स्ट सम very strange decision. And second decision, token coins were in circulation, token coins, and then he said कि नहीं हम स्टैंडर्ड कॉइन्स यूज करेंगे। एंड लेटर ऑन उसको समझा कि दिस इज रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉइन्स को यूज करना इज नॉट दैट मच सिंपल, बिकॉज वो कॉइन्स पहले ही स्केयर रहते हैं, मेटल ही स्केयर, राइट, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा रहती है। तो लो वैल्यू ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉइन्स कोई भी यूज की नहीं है। समझ में आ रहा है। सो इसलिए उसने वो फिर से टोकन कॉइन्स पे शिफ्ट किया। बट वो जब शिफ्टिंग होती है, जब डीमोनेटाइजेशन होता है, तो राइट देयर कैन बी सम चैलेंजेस टू द इकोनॉमी एज वेल, लोगों को शिफ्ट करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर नो बैंक्स एंड एक्सेट्रा, तो आप सोच सकते हो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। सो ये तो उसके डिसीजंस थे। सो इंट्रेंस, जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, उन कॉइन्स को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉइन्स, और फुल बॉडीड कॉइन्स, एंड जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू। जनरली जो चीप मेटल्स होते हैं, चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, लाइक निकेल, राइट, उनसे जो हम कॉइन्स बनाते हैं, राइट, वो उनके केस में उनकी वैल्यू इज वेरी लेस, इंट्रिंसिक वैल्यू, बट हम उनको फेस पे 10 रुपए, राइट, 1 रुपए, 5 रुपीज, ऐसे करके हम कॉइन्स बना देते हैं। सो इवन इफ यू मेल्ट इट and you try to sell the metal, it will fetch less than the face value. समझ में आ रहा है। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। तो ऐसे केसेस में लोग उसको कॉइन बोल के यूज ही नहीं करेंगे, उसको मेटल बोल के यूज करेंगे, ठीक है। सो या तो फेस वैल्यू कैन बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू,
बट वो आज सर्कुलेशन में नहीं है। आप बोलोगे सर गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं ना, अब हम सर कल्याण ज्वेलर्स में जाएंगे, पीएनजी गाड़गी में जाएंगे सर, हम पीएन गाड़गी में जाएंगे, वहां पे मिलेंगे। अरे वो मिलते हैं, वो हम क्यों लेते हैं? सपोज दिवाली के टाइम वो पूजा वगैरह करने के लिए, घर में पूजा वगैरह के लिए हम लेके रखते हैं, या हम एक इन्वेस्टमेंट बोल के लेके रखते हैं। हम सर्कुलेशन में के लिए नहीं लेके रखते, वो इन्वेस्टमेंट बोल के लेके रखते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो सर्कुलेशन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम भाजी सब्जी वाले को नहीं दे सकते, वो ही वोंट एक्सेप्ट इन द पेमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वैसे कॉइन्स है, बट वो सर्कुलेशन में नहीं है। टोकन कॉइन्स इन इंडिया आर मिंटेड बाय द गवर्नमेंट and not by the RBI. Rupee 1 note and all token coins are right under the authority of government of India. वो सर्कुलेशन में आरबीआई लाती है, ये समझ लेना। All currency notes except 1 rupee note is printed by and brought into circulation by RBI only. Then, so आ गए coins, and these coins made life much easier. But the problem with the coins was, metallic coins was, if you have to make a lump sum payment, आपका high value transaction settle करने, तो coins में करना बहुत difficult है। Even coins को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, the issue of the portability, right, वो भी बहुत problematic था। And therefore पेपर्स, इवन जो मेटल्स यूज कर रहे, मे बी दे आर चीपर मेटल, बट वो उतने भी इजीली अवेलेबल नहीं होते। सो हमने क्या किया, पेपर को ही करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। सो आगे करेंसी और पेपर मनी, करेंसीज, राइट। उसके बाद पेपर में प्रॉब्लम क्या है, पेपर एंड कॉइन्स में द प्रॉब्लम विद द पेपर इज उनकी ड्यूरेबिलिटी कम रहती है एज कंपेयर टू कॉइन, राइट। नोट फट भी जाते तो नो वन एक्सेप्ट्स वगैरह एक्सेट्रा। सो फिर पेपर मनी इज अ गुड थिंग। पेपर मनी एंड मेटलिक मनी, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट्स आ गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, जैसे एटीएम्स वगैरह आने लगे, बैंक्स डेवलप होने लगे, द केम द कंसेप्ट ऑफ द क्रेडिट मनी, दैट इज राइट योर डिपॉजिट्स, जिसको बैंक मनी भी बोला जाता है। यू स्टार्टेड कीपिंग मनी इन योर बैंक डिपॉजिट्स, लाइक time deposits like savings account and current accounts, and you can make the payments, you can transfer the payments right through that. Today there are some services of making the online payments like RTGS, real time gross settlement, RTGS, NEFT, national electronic fund transfer, NEFT, then IMPS। ये कोई तीन चीजें, आईएमपीएस 24/7 था पहले से, बट आईएमपीएस में लिमिट है, यू कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन 2 लाख एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अब आईएमपीएस 24/7 होता है पहले से ही। एनईएफटी एंड आरटीजीएस रिसेंटली मैंने कोई तो अकाउंट्स के लेक्चर में शायद से बोला था, इसी वीक में, प्रीवियस वीक में ही, आई थिंक 13 या 14 ऑफ दिस मंथ, राइट, आरटीजीएस इज मेड 24/7 कंपल्सरी। मतलब आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। पहले आरटीजीएस के टाइम्स होते थे, उसी टाइम में ड्यूरिंग वर्किंग डेज एंड इन वर्किंग आवर्स ओनली आप क्या कर सकते थे, ट्रांसफर करते थे द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू अमाउंट्स यूजिंग आरटीजीएस। अब वो 24/7 हुआ है। सो देखो, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बैकअप्स की प्रोसेस चेंज हो रही है, उतना कंट्रोल हो सकता है, रेट ट्रांजैक्शन का स्पीड इंक्रीज हो रहा है, सेटलमेंट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है। जो पहले खाली वर्किंग आवर्स में था, वो 24/7 टाइम अवेलेबल हो रहा है। सो उसको बोला जाएगा बैंक मनी या क्रेडिट मनी। ट्रांसफरिंग, आप डिमांड ड्राफ्ट, आई डोंट नो कितने लोगों को डिमांड ड्राफ्ट पता है, राइट। डिमांड ड्राफ्ट चेक जैसे होता है, बट उसमें पेमेंट पहले करना होता है। चेक बाउंस हो सकते हैं, लाइक मैंने आपको चेक इश्यू किया बट मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो चेक बाउंस होगा। बट डिमांड ड्राफ्ट में पहले मुझे मेरे बैंक को पैसे देने होते, फिर बैंक मुझे डिमांड ड्राफ्ट देती है, मैं आपको इश्यू करूंगा, तो डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता। डिमांड ड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ चेक ओनली, बट उसमें पहले पैसे देने होते हैं। जनरली कॉलेज की फीस, जो बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह थे, उनकी फीस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ली जाती है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, राइट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के, राइट, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे। सीए का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं था, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था, तो हमें ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, एंड वो फीस हमें डीडी के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पे करनी होती थी। बिकॉज डीडी में क्या होता था, सपोज मैं एचडीएफसी में गया और मैंने बोला कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, मेरी फीस 9,000 है,
तो मैं उनको 9,000 देता था कैश में, वो मुझे डीडी निकाल के देते थे इन फेवर ऑफ आईसीआई। तो मैं वो डीडी आईसीआई को सबमिट करता था, लाइक चेक, जैसे चेक सबमिट करते हैं, बट वो कभी बाउंस नहीं होता, बिकॉज मैंने बैंक में पहले ही पैसे देके रखे, वो मैं निकाल भी नहीं सकता। तो checks can get bounced, demand draft cannot get bounced. So through checks, issue of checks, issue of demand drafts, right, आप क्या कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, उसको बोला गया क्रेडिट मनी। और जैसे जैसे और बैंक्स डेवलप हो गए, एटीएम्स आ गए, राइट, द केम द कंसेप्ट ऑफ द राइट डेबिट कार्ड्स एंड लैटर केम द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। आपके पास पैसे नहीं फिर भी आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड में आपके पास है तो ही आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में अगर आपके पास नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। मैं सॉरी, क्रेडिट कार्ड में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आएगा, अरे मेरे पास अभी नहीं बट मुझे पेमेंट करना है, तो देन द कंसेप्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, राइट, एक आपको बाद में बैंक को देना होगा। सो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी से भी एक बेटर मनी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी, यूजिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक एप्स, मोबाइल्स, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह। आप राइट यू स्टार्टेड ट्रांसफरिंग द फंड्स, लाइक एग्जांपल रिसेंट इज ए लाइक व्हाट्सएप पे भी आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, दिस हैज स्टार्टेड, यू कैन ट्रांसफर द फंड्स यूजिंग व्हाट्सएप, दिस इज कॉमन नाउ, अब नाउ इट्स बिकमिंग कॉमन, गूगल पे सबको पता है, फोन पे पता है, राइट, यू कैन ट्रांसफर द फंड्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव पेड फीस बाय गूगल पे और फोन पे, यू कैन ऐड यूपीआई ओवर दियर, आप डायरेक्टली क्लास के अकाउंट्स में भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग गूगल पे एंड फोन पे, वो फैसिलिटी है। नो नीड टू यूज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और आरटीजीएस एनईएफटी, कोई जरूरत नहीं, आप गूगल पे फोन पे एक अप टू ए सर्टेन लिमिट आप पेमेंट कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये जो इवोल्यूशन आ रहा है ना, राइट, ये है इवोल्यूशन ऑफ मनी। सो द लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। देन हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय, right, what are the characteristics of quality like or qualities of the good money, किसको हम गुड मनी बोल सकते हैं, किस चीज को हम गुड मनी बोल सकते हैं, that should be generally acceptable, everyone should accept in the exchange of goods and services, no one should deny it, like checks, there are many parties who do not accept check। अरे आप पुणे में to be very frank, there are many big players who do not accept डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, चेक्स, वो खाली कैश में बिजनेस करते हैं। अब क्यों करते हैं उनको पता, मे बी दे डोंट वांट टू शो द एक्चुअल इनकम, कैश में लेने पे दे वोंट शो द ऑल रिसिट्स, रीजन कुछ भी हो सकता है, नहीं बोलते स्ट्रेट अवे, कैश को कोई नहीं बोलता। सो इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल लाइक कैश एंड कॉइन्स, डिविजिबल होना चाहिए, वी कैन डिवाइड इट स्मॉल डिनोमिनेशन में, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, इट शुड ड्यूरेबल, मतलब वो नोट 10 रुपए की नोट 10 साल के बाद भी सेम रहेगी, इफ यू कीप इन योर ड्रॉवर, ठीक है, ड्यूरेबल होनी चाहिए, कॉइन्स आर मोर ड्यूरेबल देन द इवन करेंसी नोट्स। कॉग्निजिबिलिटी होनी चाहिए, मैंने आपको ऋतिक रोशन की मूवी का एग्जांपल दिया था, राइट, काबिल का था कि वो जब ऑटो से उतरता है वो नोट रिकॉग्नाइज करता है बराबर, एवरी नोट हैज सम फीचर्स, कॉग्निजिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए वो, ठीक है, इट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, कॉग्निजिबिलिटी होनी चाहिए, लाइक रिलायंस वाले अपनी नोट्स प्रिंट करे, टाटा वाले अपनी नोट्स प्रिंट करे, ऐसे नहीं, एक ही मोनोपोली है, गवर्नमेंट की, ओनली आरबीआई कैन इश्यू द करेंसी नोट्स, प्रिंट द करेंसी नोट्स, उससे वो यूनिफॉर्मिटी, वो उनकी कॉग्निजिबिलिटी मेंटेन होती है, हाई प्रेस्टीज मेंटेन होता है, ठीक है, नहीं तो हर कोई अपना अपना करेगा, रिलायंस की अच्छी नोट होती है टाटा से, ऐसे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए एक ही है, दैट इज आरबीआई, तो उसमें कोई कंपैरिजन का कोई सवाल नहीं, एक ही पार्टी इश्यू करे, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, स्टैंडर्ड रहेंगे नोट्स, राइट, इसलिए नोट इश्यू इज मेड मोनोपोली, ऐसे अलग अलग अपने अपने नोट्स नहीं इश्यू करते। आगे देन कॉग्निजिबिलिटी हो गया, यस, पोर्टेबिलिटी, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे हम लेके जा सकते हैं, इट इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मच डिफिकल्टी। होमोजेनिटी होनी चाहिए, जो भी नोट है, एक टाइप की नोट उसी टाइप की होनी चाहिए, 10 रुपए की नोट, एक डिनोमिनेशन की नोट हर जगह पे सेम होनी चाहिए। देन स्टेबिलिटी, राइट, उसकी प्राइस स्टेबल रहे, राइट,
द प्राइस, देखो मैंने उस टाइम बोला था परचेसिंग पावर कैन चेंज विद द सेम 10 रुपी नोट। पहले आप 10 चॉकलेट परचेस कर सकते थे विद द सेम 10 रुपी नोट, टुडे यू कैन बाय ओनली 5 चॉकलेट्स। तो परचेसिंग पावर हैज डिक्रीज, बट उसकी वैल्यू तो 10 रुपए है ना, उसकी वैल्यू 10 रुपए है। परचेसिंग पावर इज अ कैपेबिलिटी टू बाई। उस 10 रुपए के नोट की कैपेबिलिटी आज 5 चॉकलेट ही है, पहले 10 चॉकलेट थी आज 5 है, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। बट उसकी वैल्यू तो 10 रुपए ही ना, वो 10 रुपए के चॉकलेट्स आपको दे रहा है, वो 5 चॉकलेट्स है, बट उसकी वैल्यू 10 रुपए है ना। तो वैल्यू हैज रिमेन सेम, परचेसिंग पावर may have decreased but value has remained same. So there's a difference between the purchasing power and the value. Try to understand. The value should remain same. ये हमने देखा था। एंड देन हमने स्टार्ट किए थे functions of money. There are 3 types of functions. First function is a primary function. उसमें 2 functions आते हैं, medium of exchange and store, or right, sorry, medium of exchange and measure of value or unit of account. Money should act as a medium of exchange. All the transactions should be settled in the money. All the goods and services should be measured in terms of money. So कोई भी ट्रांजैक्शन मनी में सेटल होना चाहिए, सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करना चाहिए। एंड यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एक्सप्रेस इन द मनी, ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स should be expressed in terms of money. So price is the value of the commodity or a service expressed in the money terms. मैं बोलता हूं इस मोबाइल की प्राइस कितनी, आप बोलते हो सर 20,000 प्राइस है सपोज, आपने उसको रुपीज में बोला है। प्राइस इज वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल। व्हाट इज द प्राइस ऑफ मोबाइल? वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल एक्सप्रेस इन द मनी। ठीक है, सो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी अनेबल्स टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। तो हम अलग अलग मोबाइल कंपेयर कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ द मनी इन डिफरेंट करेंसीज। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी, अपनी अपनी राइट लोकल करेंसी होती है। आगे rupee in India, dollars in USA, pound in UK, and in Japan, etc. Income and expenditures of all kinds. Income and expenditure, 4 types of accounts, income and expenditure, and assets and liabilities are stated in the terms of money as a unit of account. India में they are maintained in rupees. So ये last time हमने देखा था, मैंने एक पूरा चैप्टर अभी तक रिवाइज किया। रिवीजन इज मैंडेटरी बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट कम से कम 5-6 डेज का तो गैप रहता है, इसलिए मैं कभी भी पहले तो मैं रिवाइज करता हूँ हमेशा। नाउ और अब आज का पॉइंट इतना भी लेन देने तो इजीली हो जाएगा। Now we have to understand the secondary functions. There are basically 3 secondary functions. Standard of deferred payment. Deferred payment मतलब future payment. Defer करना मतलब postpone करना। लिख लेना कहाँ पे, defer, to defer means to postpone. To defer means to postpone. ये अकाउंट में भी एक टर्म आती है defer, तो वो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। defer करना मतलब postpone करना। ठीक है, standard of deferred payment. We can make the payments in future using the money. Example, right, हम होम परचेस करते हैं एट ए लोन और हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं, हम डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ द होम इज मेजर्ड इन रुपीज एंड उसका पेमेंट हम विथ इंटरेस्ट रुपीज में कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन वाज इजी, but settlement of loan was not easy, but the repayment was difficult because loan was in the form of grains, cattle, etc. Money has overcome this difficulty of barter system making deferred payments, wo money ne nikal di, right? Payments to be made at future date is called as deferred payments. By serving as a standard measure of payment over a time, money makes borrowing as well as lending easy. So borrow भी मनी में करोगे, पेमेंट भी मनी में करोगे। समझ में आ रहा है? So deferred payment has been made easy. So deferred payment करने के लिए money is used. So function is to make the deferred payment. Store of value, it keeps the value. Like example, animals के केस में the value does not remain stable.
does not store the value may increase or decrease. मेटल के केस में the price does not remain same, it does not carry the value, कम हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. मनी में वैसे नहीं होता है. 10 रुपए की नोट आज भी 10 रुपए की, 10 साल के बाद की 10 रुपए की, if it is not demonetized. Try to understand. So it stores the value. Money acts as a store of value. Money not only satisfies want in the present, but also future want, but also makes provision for satisfaction of wants in future. Example, you want to buy a house after 10 years and you start keeping the money, you start saving the money. So you save the money and after 10 years you buy it. So you store the money and you use it to satisfy your future want. उस मनी से आप प्रेजेंट वांट भी सेटिस्फाई करते हो एंड फ्यूचर वांट भी सेटिस्फाई करते हो. ये पॉसिबल क्यों है? बिकॉज यू कैन स्टोर द वैल्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप उसकी वैल्यू स्टोर कर, लेकिन अगर वही फूड ग्रेन्स रहते हैं, अगर वही पेरिशेबल आइटम्स लाइक मच्छी वगैरह रहती है, कैन यू स्टोर इट? नो. 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. बट अगर वही मनी अगर आप स्टोर करते हो, वो 10 साल के बाद भी उसकी वैल्यू रहेगी एंड यू कैन यूज इट टू मेक द पेमेंट इन द फ्यूचर. स्टोर द वैल्यू. ठीक है. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेविंग्स. अगर हमें मनी की वैल्यू स्टोर करनी तो हमें सेविंग्स करना होगा. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जे.एम. केन्स, ये मैंने उस टाइम बोला था चैप्टर 1 में. जेम केन्स इज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो द थ्योरीज ऑफ जेम केन्स, उसको लॉर्ड पदवी दी गई है, रिकॉग्निशन है. जेम केन्स इज हिज नेम. तो उसने जो एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी दी, इनकम की थ्योरी दी, दैट इज मोस्ट पॉपुलर थ्योरी एंड दैट थ्योरीज हैव बीन यूज्ड बाय द वेरियस कंट्रीज टू रिवैम्प अप, राइट, their economy after second world war. So his contribution in the current economics is very significant. Lord James Keynes, money is a link between present and future. Underline that sentence. Money is a link between present and future. So you can compare with the deferred. आप उसको deferred payment के लिए भी यूज कर सकते हो ना. ठीक है. आगे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. You can transfer the value. एक asset, example, I am a owner of an asset. I can transfer that asset in your name and I will accept the payment. हम अगर मेरे हाथ में 100 रुपए की नोट है, मैं आपके हाथ में रख देता हूं, I have transferred the ₹100 to you. This is possible. Money enables transfer of value from one person to another and from one place to another. Real assets like building, plot, shop, agriculture land can be sold at one place and can be purchased at another place with the help of money. Example, I have a land in Ahmednagar. So मैं यहाँ की land sell कर दूंगा and I will purchase a land in Pune. So actually I cannot transfer this land from Nagar to Pune. That is not possible. But मैं क्या कर सकता हूँ, इस land को money में sell करूंगा एंड यहाँ पे मैं लैंड परचेस करूंगा इन पुणे. दैट इज पॉसिबल. ये क्यों पॉसिबल है? जनरली जो टेंजिबल एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे सपोज कैरी नहीं कर सकते. इमूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट के केस में, राइट, बाय सेलिंग एट वन प्लेस एंड बाइंग एट अनदर प्लेस, आई कैन मूव माय एसेट्स. सो आई कैन ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम अहमदनगर टू पुणे लाइक दैट. सो क्या लिखा है देखो, मनी अनेबल्स ट्रांसफर of value from one person to another and from one place to another. Real assets like real assets, और आप इसको immovable assets लिखो. एग्जाम्पल, कोई आपने ऐसे भी दोस्त देखे होंगे जो विलेजेस में रहते हैं एंड लेटर ऑन वो पुणे में शिफ्ट हो जाते हैं, सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, वो पूरा का पूरा गांव का सब सेल कर देते और पुणे में नई प्रॉपर्टी लेते. ये क्यों पॉसिबल? बिकॉज ऑफ मनी. वहां पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू उन्होंने पुणे में ट्रांसफर की. वो वहां का तो घर यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, वहां की जमीन यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, फिर भी वो जो वैल्यू है उन्होंने पुणे में ट्रांसफर की, वहां पे सेल किया और पुणे में परचेस किया. वैल्यू डिफरेंट है ऑब्वियसली, बट आप वो तो वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, वो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. या आप अलग सिटी अलग कंट्री में जाके सेटल हो जाते हो, तो आप लोकल कंट्री जहाँ पे आपका आपकी जो ओरिजिन कंट्री, वहां पे आप पूरा सेल करके वो पैसा वहां निकाल के आप वहां पे कुछ परचेस कर सकते हो.
can be sold at one place and can be purchased at another place with the help of money. So through that you transfer the value. तो secondary functions में आ गया. To make the deferred payment, standard of deferred payment. Deferred payments are measured in terms of money now. Borrowing is in money, repayment is also in money. Store of value, मुझे फ्यूचर में पेमेंट, ये सब फ्यूचर के रिलेटेड है. मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है, आई कैन स्टोर द मनी थ्रू सेविंग्स. ठीक है. एंड मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूं एंड मैं वैल्यू ट्रांसफर भी कर सकता हूं. मैं वैल्यू को स्टोर भी कर सकता हूं, मैं वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकता हूं. ठीक है. These are secondary functions. What are the contingent? Contingent मतलब like आप जैसे contingent मतलब उसके साथ अपने आप ये functions बन गए. कौन कौन से? According to Professor Kinley, in the modern period, ये underline करके रखना इस word. कभी-कभी आप पूछा जाता है the functions given by Professor Kinley are, तो हमें वो लिखना होगा. Money's function, they are contingent functions. In the modern period, money plays an important role amongst all economic transactions. Almost हर चीज आज मनी में मेजर की जाती है. बराबर. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, इज इन रुपीज. सो जो इंडिया की इनकम है, नेशनल इनकम है, किसी भी कंट्री की इनकम, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं. मैंने इनिशियल लेक्चर्स में नेशनल इनकम कंसेप्ट थोड़ी समझाई थी, राइट, जस्ट इंट्रोडक्शन बोल के, राइट. उस इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उस साल में, एक्चुअली आई वाज टेकिंग नेशनल इनकम चैप्टर ओनली. मैं आज 12th में वही चैप्टर ले रहा था, यू इन डिटेल. यही मैं आज उनका ले रहा था एंड इट गॉट एक्सटेंडेड. आज इतना ही सिखाया लेकिन इसके 3-4 घंटे लगे, इतना ही हुआ मेरा. बट इट टुक 3 to 4 hours नेशनल इनकम की कंसेप्ट के लिए. उनका वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था. वो चैप्टर मतलब एक चैप्टर खत्म हुआ और ये चैप्टर स्टार्ट हो गया. सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. जो राइट नेशनल इनकम है, व्हाट इज द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू. नाम स्टार्ट ही हुआ मनी वैल्यू से. मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर. इंडिया के टेरिटरी में जो प्रोड्यूस करोगे, इंडिया के टेरिटरी में जो प्रोड्यूस करोगे, उसकी मनी वैल्यू को हम बोलते हैं नेशनल इनकम. एक साल में जितना इंडिया में प्रोडक्शन होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके मनी के वैल्यू को बोलेंगे इट इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. ठीक है. सो वो किस में मेजर हो रही है? वो मेजर हो रही है मनी में. तो आपको नेशनल इनकम नहीं लिखना है, बट आपको खाली इतना समझना है कि नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन मनी टर्म्स. नेशनल इनकम इज मेजर्ड और एक्सप्रेस इन द मनी टर्म्स. So distribution of national income is also, right, distribution of national income is made in the 4 factors of production, right. There are 4 factors of production. हमने first chapter में देखा था, right. First is land. Land is all natural resources over, on and below the surface of earth, like water, mountains, environment, sunshine, coal, crude oil, नेचुरल लैंड. उनको रेंट मिलता है. लैंड को क्या मिलता है? रिवॉर्ड, रेंट. दूसरा होता है लेबर, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको वेजेस मिलते हैं. ह्यूमन, मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन इज ए लेबर. देन कैपिटल इज अ मैन मेड थिंग्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन. कैपिटल इज अ मैन मेड. कैपिटल एंड वेल्थ आर डिफरेंट. अगर याद रहेगा तो वेल्थ इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द वेल्थ विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन. वेल्थ, मैंने एग्जांपल दिया था, देयर आर 4 प्लॉट्स ऑफ लैंड. इफ यू रिमेंबर, देयर आर 4 प्लॉट्स ऑफ लैंड. ये फर्स्ट 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करना. बाकी चैप्टर्स, राइट, आपको एक बार याद रखोगे तो राइट वो याद रह जाएंगे. सो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर मोर कंसेप्चुअल चैप्टर्स. ध्यान देना. There are 4 plots of land. मैंने बोला था वो 4 प्लॉट में से एक प्लॉट वैकेंट है, उसमें कुछ काम नहीं होता. तो that 4th plot is a wealth but not capital. And 3 plants प्रोडक्शन में यूज होते हैं. 3 plots they are wealth as well as capital. एक प्लॉट जिसपे कुछ नहीं होता है वो wealth है, capital नहीं. So wealth is a broader concept and that wealth which is used in the production is only capital. So wealth which is used in the production, so it is that part of the wealth which is used in the production is a capital.
कैपिटल वालों को मिलता है इंटरेस्ट. सो man-made resources are capital, nature's resources are land, and the last one is the entrepreneur. If you remember, he is a leader, he is a captain of the ship. He combines all these factors in required proportion and take the risk. He innovates and he produces goods and services. ठीक है. सो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो जो नेशनल इनकम आएगी इन चारों लोगों में वो क्या हो जाएगी, इन 4 फैक्टर्स में बढ़ जाएगी. Distribution of national income among the 4 factors of production is in terms of money rewards only: rent, wages, interest and profit. अपनी calculation of national income is in money term, distribution of national income is also money term. कहाँ पे तो लिख लेना, calculation and distribution of national income, calculation and distribution of national income is money term. कैलकुलेट भी करेंगे एंड वो नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है. लाइक लेबर्स टेक एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन, उनको वेजेस मिलते हैं, वेजेस रुपीज में मिलते हैं. लैंड को रेंट मिलता है, वो भी रुपीज में मिलता है. कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, वो भी रुपीज में मिलता है. एंड ओनर एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, वो भी रुपीज में मिलता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है. सो कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इज इन मनी टर्म्स. Is in money terms. Is in money terms. आगे is in money terms. ध्यान है. अच्छा, नेक्स्ट आगे. बेसिस ऑफ क्रेडिट. Commercial banks create credit money on the basis of primary deposits. अच्छा, money provides a liquid base for the creation of the credit money. अच्छा, ध्यान देना क्या होता है, ध्यान देना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. प्राइमरी डिपॉजिट कंसेप्ट उन्होंने यूज की, इसलिए मैं समझाने जा रहा हूं. ध्यान देना एवरीवन, बहुत अच्छी कंसेप्ट है. एग्जांपल, मिस्टर ए गोज टू एचडीएफसी बैंक एंड वहां पे उसने डिपॉजिट रखा, उसने डिपॉजिट बनाया. सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. बैंक रिसीव्ड मनी, एचडीएफसी को पैसे मिले डिपॉजिट. अब क्या होगा, they have given, HDFC has given loan out of this money to B. Out of this money they have given loan to B. B ने लोन अप्लाई किया, बैंक ने लोन दे दिया. जब बैंक लोन देगी, बी ने क्यों लोन लिया होगा, बिकॉज बी को पेमेंट करना है सी को. बी हैज टू मेक द पेमेंट टू सी, तो वो पेमेंट करने के लिए उसने लोन लिया. तो बी ने बैंक से लोन लिया और फिर बी ने चेक इशू किया सी को, और सी ने ये चेक उसके एसबीआई के अकाउंट में डाल दिया. सपोज इसने 10,000 रुपीज डाले थे. ए हैड डिपॉजिटेड 10,000 इन एचडीएफसी. ध्यान देना, बहुत अच्छी कंसेप्ट है, बहुत बहुत अच्छी कंसेप्ट है. ठीक है, ध्यान देना. A kept 10,000 rupees with the HDFC. This is a deposit. Out of 10,000, bank has given 8,000 का लोन. पूरा का पूरा नहीं देते. They have to maintain some reserves. 10 सपोज 20% रिजर्व मेंटेन करने, मतलब जितने डिपॉजिट्स आएंगे उसमें से 20% रखने, 80% दे कैन गिव दोनों. सो 20% 2,000 रखना है खुद के पास बैंक को, एचडीएफसी को. दे कैन गिव लोन अप टू 8,000. तो बी उनके पास आया. ए एंड बी बोथ आर द कस्टमर्स ऑफ एचडीएफसी. ए ने पैसे रखे, बी ने पैसे निकाले, लोन लिया है. सो बैंक ने, एचडीएफसी ने लोन दिया, क्रेडिट मनी दिया, क्रेडिट पे पैसा दिया किसको, बी को 8,000, क्योंकि बी हैज टू मेक टू पेमेंट टू एसबीआई. सो बी ने सी को चेक इशू किया 8,000 का. सो सी ने एसबीआई में उसके अकाउंट में डिपॉजिट, वो उसके अकाउंट में पैसा डालेगा, राइट. उसने एसबीआई में 8,000 रखे. अब एसबीआई ने क्या किया, इस 8,000 में से 20% रख के, एग्जांपल 8,000 के 20% मतलब 1,600 रख के किसी डी को लोन दिया.
6,400 का, कितने का लोन दिया? 6,400। ठीक है, सो सी एंड डी बोथ आर द कस्टमर्स ऑफ एसबीआई। सी ने 8,000 का डिपॉजिट रख दिया, कैसे? इससे जो चेक आया इसने उसके अकाउंट में रख दिया, और फिर एसबीआई ने डी को लोन दिया। डी को लोन दिया बिकॉज डी को किसी को पेमेंट करना है, ई को पेमेंट करना है 6,400। फिर डी ई को लोन लेके चेक इश्यू करेगा, ई ने उसके आईसीआईसीआई बैंक में वो पैसे रख दिए, चेक डाल दिया, फिर एक डिपॉजिट बना। अभी डिपॉजिट कितने का है? 6,400 का। कितने का है? 6,400। और आईसीआईसीआई बैंक डी ई एफ को लोन दे दिया, 6,400 का 80% लोन दे दिया। 20% रखना है, 80% लोन देना है, 5120। अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, बहुत अच्छी कंसेप्ट है। जो मेन डिपॉजिट है ना, ए ने जो रखा है उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला गया। ए ने जो बैंक में रखा है उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला गया। एवरी डिपॉजिट्स क्रिएट ए लोन एंड एवरी लोन क्रिएट्स ए डिपॉजिट। एवरी डिपॉजिट्स क्रिएट्स ए लोन, every deposits creates a loan and every loan again creates deposits। मैं पैसे रखूंगा, उसमें से बैंक लोन देगी, वो बैंक लोन देगी, जिसने लोन लिया वो सामने वाले को पेमेंट करेगा, वो फिर उसका डिपॉजिट बन जाएगा, फिर वो वाली बैंक डिपॉजिट लोन देगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, इनको बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। ये हो गया प्राइमरी डिपॉजिट्स। And every deposit creates loan, every loan creates deposit। so ये लिख लेना कहां पे, तो for your information, ठीक है। every यहां पे ये जो लिखा है ना, यहां पे लिखा कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। सो देखो, एचडीएफसी में प्राइमरी डिपॉजिट आ गया 10,000, उसमें से उन्होंने लोन दे दिया। एसबीआई में प्राइमरी डिपॉजिट आ गया 8,000 का, उसमें से उन्होंने 6,400 का लोन दिया। फिर आईसीआईसीआई बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट आ गया 6,400 का, उसमें से उन्होंने लोन दिया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एचडीएफसी में 10,000 का प्राइमरी डिपॉजिट आ गया, उसमें से उन्होंने 8,000 का लोन दिया। फिर वही 8,000 का लोन जो एचडीएफसी में दिया है वो बन गया राइट एसबीआई के लिए प्राइमरी डिपॉजिट बन गया, उसमें से उन्होंने 6,400 का क्या दिया? लोन दिया। वही लोन बाद में आईसीआईसीआई के लिए क्या बन गया? डिपॉजिट्स, और उससे उन्होंने क्या दिया? लोन। सो इसलिए लिख लेना, एवरी डिपॉजिट बिकम्स लोन राइट, बिकम्स लोन एंड एवरी लोन बिकम्स डिपॉजिट। बाद में वही लोन क्या बन जाता है? डिपॉजिट्स। एंड एवरी लोन बिकम्स राइट, एवरी लोन बिकम्स डिपॉजिट। पैसा बैंक में, बैंकिंग में घूमता रहता है, किसी को हाथ में पैसे नहीं मिले, एचडीएफसी से एसबीआई में गए, एसबीआई से आईसीआईसीआई में गए, ऐसे ऐसे पैसे बैंक में घूमते रहते। ठीक है, आगे देन वही लिखा है, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब लोन्स, क्रेडिट मनी मतलब लोन, लिख लेना। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्रेडिट पे पैसा मतलब लोन। मनी प्रोवाइड्स लिक्विड बेस फॉर द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट मनी। जो हम पैसे रखते हैं ना, वो बेस करता है लोन देने के लिए। आगे, सो दिस इज सेकंड कंटीजेंट फंक्शन, मेजरमेंट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देन क्रिएशन ऑफ द लोन बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? लोन। क्रेडिट मतलब क्या? लोन। लोन्स क्यों बनते हैं? बिकॉज लोग पैसे रखते हैं इसलिए लोन बनते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ लोन। इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। मेरे पास वेल्थ है, वेल्थ मतलब मेरे पास सपोज प्लॉट ऑफ लैंड है, वो प्लॉट ऑफ लैंड मैं सेल कर सकता हूं, पैसे मुझे मिलेंगे। सो ट्राई टू, वो लिक्विड हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मनी इज कॉल्ड एज मोस्ट लिक्विड एसेट। एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। अगर आप समझो आप बहुत बुरे दिन है, तो आप क्या करते हो? आपके सब एसेट सेल करोगे एंड आप मनी में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज मनी से आप बाकी चीजें परचेस कर सकते हो। सो
मनी इज द मोस्ट लिक्विड, मनी से कोई दूसरा लिक्विड नहीं हो सकता। लिक्विड मतलब जो क्विक पेमेंट होता है उन असेट को लिक्विड असेट बोलते हैं। हम क्विक पेमेंट किस में करते हैं? मनी में ना। एग्जांपल, आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड है, 10 लाख का लैंड है और आपको 4 लाख चाहिए, किसी को पेमेंट करना है, तो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज आप पहले वो प्लॉट सेल करोगे फिर आप पेमेंट करोगे। बट अगर वही आपके पास 4 लाख कैश है तो आप इजीली दे सकते हो। सो जो कम टाइम में पेमेंट होता है वो कैश में होता है ना, तो कैश इज द मोस्ट लिक्विड। एंड वो जो फिक्स असेट होता है ना वो लीस्ट लिक्विड, ठीक है, इसलिए उनको फिक्स बोलते हैं, ध्यान देना। कैश इज द मोस्ट लिक्विड असेट। सो वेल्थ को, अगर इफ यू टू यूज वेल्थ इन द मेकिंग द पेमेंट, तो पहले उसको हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मनी इज कॉल्ड एज मोस्ट लिक्विड असेट। लिक्विड मतलब जो तुरंत पेमेंट होता है जिससे, उसको लिक्विड असेट बोला है। सबसे कम टाइम में जिससे पेमेंट होगा वो लिक्विड असेट होगी, वो होती कैश। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू एनी एसेट। कोई मनी को किसी भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो एंड किसी भी एसेट को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट एंड एनी एसेट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी। मतलब जो एसेट है उसको लिक्विडिटी देती है, राइट, मिलता है बिकॉज ऑफ मनी। मनी को हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनी अदर एसेट, एंड एनी अदर एसेट को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। इमूवेबल, मेरे पास 10 लाख की लैंड है, वो लिक्विड नहीं है। लिक्विड नहीं मतलब आई कैन नॉट इजीली, मैं डेटर्स को पेमेंट करते टाइम लैंड तो नहीं दे सकता, आई नीड टू सेल द लैंड। लाइक डेट, लाइक अगर आप देखते हो सबसे लिक्विड असेट कैश, उससे कम लिक्विड बैंक बैलेंसेस, उससे कम लिक्विड एग्जांपल आप डेटर्स बोल सकते हो। डेटर्स से कैश आएगी फिर पेमेंट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको क्विक पेमेंट करना है तो आप डेटर को पैसे मांग के करोगे, आपके पास कैश रहेगी उसमें से करोगे, कैश रहेगी, कैश रहेगी तो आप बैंक में जाके निकाल के दोगे। डेटर से पैसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो सबसे लिस्ट कैश, फिर बैंक बैलेंसेस, फिर डेटर्स। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग या फिक्स असेट्स। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है और आपके पास खाली लैंड है तो इट विल टेक टाइम। लैंड सेल करने में हफ्ता तो जाएगा, पूरे वो रजिस्ट्रेशन वर्क वगैरह होने के लिए, फिर अच्छी प्राइस भी मिलनी चाहिए, फिर पैसे आएंगे, वो हमें पेमेंट करेगा, वो लोन के लिए अप्लाई करेगा, उसके लोन को सैंक्शन होने के 4-5 दिन लगेंगे, 10-15-20-20-25 दिन, मंथ लगेगा पूरा, फिर पैसे आएंगे और फिर पेमेंट करोगे। सो फिक्स असेट आर लीस्ट लिक्विड एंड कैश इज मोस्ट लिक्विड। सो फिक्स असेट को कैश में कन्वर्ट करना और कैश को फिक्स असेट में कन्वर्ट करना, राइट, ये पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। सो वही लिखा है, इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। Whenever you have to convert wealth into cash, you can do it, and whenever you have to convert cash into wealth, you can do it. Cash is a part of wealth, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। Wealth I am talking about the like immovable properties। आगे example, a person can purchase gold and if he wants he can sell it and purchase government bonds and securities। एग्जाम्पल, आप एक वेल्थ से दूसरे वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू मनी। मेरे पास एग्जाम्पल शेयर्स है, मैं बोलता है शेयर्स दे, मुझे लैंड चाहिए, आई विल सेल द शेयर्स एंड आई, वो कैश में कन्वर्ट होगा और उससे मैं क्या परचेस करूंगा? लैंड। नहीं सर लैंड नहीं चाहिए, मुझे फिर से शेयर्स लेने, तो लैंड सेल करूंगा, उससे जो पैसे आएंगे शेयर्स परचेस करूंगा। सो एक वेल्थ को दूसरे वेल्थ में कन्वर्ट करना या एक वेल्थ को कैश में कन्वर्ट करना फिर वेल्थ में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है उसको बोल रहे हैं लिक्विडिटी प्रोसेस। आगे, राइट, money is called as most liquid asset. Money can be used, can be easily converted into any asset, and any asset can be easily converted into money. So एक asset को दूसरे asset में convert कर सकते हो through money. Then that is, it imparts liquidity to wealth. And the last function, contingent function, estimation of macroeconomic variable. Macro मतलब aggregate. मैंने बोला था study of jungle is a macroeconomics. Study of a tree is a microeconomics. मैंने बोला था, राइट, मैंने और बोला था हम टेथिस, राइट, अगर हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करते हैं, हम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी स्टडी करते हैं, माइक्रो MICRO, एंड हम इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करते हैं। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, लाइक एग्जांपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सुना होगा आपने, नेशनल इनकम का वेरिएंट, टोटल सेविंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट, इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, वगैरह। ये सब चीजें हम किस में मेजर करते हैं? मनी में, राइट।
टोटल सेविंग, देखो क्या लिखा है, जीडीपी, टोटल सेविंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर, राइट, can be easily estimated in the money terms. It also facilitates government tax collection, preparation of budgets and etc. So it is जब हमें एग्रीगेट वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगर हमें मेजर करने, तो उसके लिए मनी इज ओनली द बेस. सो कौन कौन से फंक्शन देखे ध्यान रखना, 3 फंक्शंस. दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर 8 मार्क्स वीएमपी क्वेश्चन. Functions of money, 3 functions: primary function, secondary function and contingent function. Primary function 2, secondary function 3, contingent functions 4. टोटल कितने हो गए? 2 plus 3, 5 plus 4, 9. टोटल functions 9 हो गए, divided into 3. Primary function 2, medium of exchange and unit of account. Measure of medium of exchange and unit of account. Secondary function 3, it is more about the future. Settlement of the future transactions, that is standard for the deferred payments. It stores the value, also it transfers the value. Store of value and transfer of value from one place to another place. Contingency function given by Professor Kinley, right? Measurement of national income. National income is measured in terms of money. Then, right, basis of loans. Loans are given because banks receives money. It is a basis of credit money. Imparts liquidity to wealth. Any wealth can be converted into money and that money can be converted to another wealth. So एक wealth से दूसरे wealth में या एक asset से दूसरे asset में अगर आपको convert करना है, that is done only and only through money. And estimation of aggregate macroeconomic variables like GDP, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. डन इन मनी. सो दैट इज द फंक्शंस ऑफ मनी. कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, शॉर्ट नोट के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी? अनअकाउंटेड मनी, जिस पे टैक्स पे नहीं होता है, जिस पे टैक्स पे नहीं होता है ना, जिस पे आप टैक्स इवेड करते हो, इवेजन ऑफ टैक्स, उसको बोलते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, अनअकाउंटेड मनी, जिसपे हम टैक्स पे नहीं करते, वो होता है ब्लैक मनी. ब्लैक मनी मतलब वो ब्लैक कलर में नहीं होता है, वो अपने जो नॉर्मल कर रहे हैं उसमें होता है, बट उस पर टैक्स पे नहीं होता है, बुक्स में नहीं होता है, राइट. सर क्या ब्लैक मनी मतलब करेंसी नोट्स? नहीं, वो गोल्ड भी हो सकता है. एक्चुअली गोल्ड इज अ मेजर सोर्स ऑफ ब्लैक मनी. ज्वेलरीज, लोग ज्वेलरी वगैरह अकाउंट फॉर नहीं करते. आपने ऐसे मूवीज भी देखे होंगे, ज्वेलरीज वगैरह निकाले, रेड पर रेड करती है वगैरह. रेड मूवी देखो, आपको पता चलेगा, अजय देवगन की थी, ठीक है. प्रॉपर्टीज लेके रखते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी, किसी के नाम पे नहीं करते, किसी दूसरे के नाम पे रखते हैं, उस पर टैक्स नहीं पे करते. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया. ब्लैक मनी गवर्नमेंट उसको ये कर रही है, स्ट्रिक्ट कर रही है, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिक्ट है. बट मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी? ध्यान देना, अनअकाउंटेड मनी और अनअकाउंटेड असेट्स इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी. टू बी वेरी फ्रैंक, लोग ब्लैक मनी है ना, राइट, डोनेट भी करते. उसका रीजन क्या है? वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक मनी है. एग्जांपल, आपने ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने रास्ते पे पैसे फेंक दिया, ऐसे भी इंस्टेंसेस थे या नहीं थे? थे ना. क्योंकि अब उसका, अगर उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, अगर आपको तो नए नोट्स चाहिए तो आपको बैंक में डाल के ही मिलेंगे ना. तो बैंक में जाएगा मतलब इनकम टैक्स वाले पूछेंगे ना कि किधर से आया भाई ये पैसा, पहले किधर था? तो उन्होंने क्या किया, लोगों में बांट दिया, गरीब लोगों में, जाओ आप आपके अकाउंट में डाल दो. क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख तक कोई पूछ नहीं रहा था, तो ऐसे भी किए लोगों ने. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. सो ब्लैक मनी इज एनी मनी, ध्यान देना, इट इज एनी मनी. इट कैन बी असेट्स, इट कैन बी एक्चुअल करेंसी नोट्स, ठीक है. इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी इमोबल प्रॉपर्टी. ब्लैक मनी इज एनी मनी which is received in cash but not accounted for and on which tax is not paid to government. वो books of accounts में भी नहीं है और उसको आपने टैक्स भी पेड नहीं किया. ब्लैक मनी इज अ टैक्स इवेडेड मनी which is not accounted. अगर बुक्स में नहीं आएगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा, राइट. which is not accounted for, उसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई है, सिंपल वर्ड्स में, राइट. एंड
on which, right, tax is not paid to the government is called as black money. It is tax evaded money. Evasion, tax planning is legal. प्लानिंग करना लीगल है कि हम इधर उधर इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाते हैं, वो अलग, वो लीगल है. इवेजन अलग, इलीगल है. टैक्स प्लानिंग जो इनकम टैक्स में सीखते हो वो टैक्स प्लानिंग सीखते हो, इट इज लीगल. टैक्स इवेजन, टैक्स छुपाना, टैक्स इवेजन इज इलीगल, इज इलीगल. कायदे के दायरे में टैक्स बचाना, ज्यूरिडिक्शन ऑफ लॉ के कंसिडर करके टैक्स सेव करना इज लीगल. मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, सॉलिड एग्जांपल. कोकोनट ऑयल पता है आपको? यस और नो बोलो. कोकोनट ऑयल, यस और नो, टाइप करो यस और नो. कोकोनट पता है ना? कोकोनट, हाँ. इट इज विच ऑयल? मैं देखना चाहता हूं आपको क्या पता है. इट इज विच काइंड ऑफ ऑयल? आप क्या बोलोगे उसको? विच काइंड ऑफ ऑयल? जनरली हम कोकोनट की जब बॉटल देखते हैं, मेरे यहाँ पे भी दिख रही है सामने, वो आपके दिमाग में क्या आता है? कोकोनट ऑयल, कोकोनट की वो ऐड आती है या कोकोनट, आप उसको क्या, कौन सा ऑयल बोलते हो? बोल सकते हो मुझे कोई? टाइप करो ना, आपको जो पता है. वैसे कुछ नहीं. हेयर ऑयल, परफेक्ट. भूमिका, कोकोनट ऑयल मतलब हम क्या बोलते हैं? हेयर ऑयल, बराबर ना? बट टू बी वेरी फ्रैंक, कोकोनट वो जो कंपनी है ना, पैराशूट, पैराशूट, सिंपल वर्ड इज पैराशूट. मैंने आई थिंक गलत वर्ड यूज किया. पैराशूट का कोकोनट ऑयल पता है आपको, बराबर ना? पैराशूट, पैराशूट, मैंने पैराशूट वर्ड यूज करना चाहिए तो क्लिक होगा. पैराशूट इज एयर ऑयल. नो, इट्स नॉट एयर ऑयल. कंपनी, क्या आप मुझे कहां पे दिखाओ कंपनी बोल रही है हेयर ऑयल है? कंपनी बोलती नहीं हेयर ऑयल है, कंपनी बोलते हैं कोकोनट ऑयल है. पैराशूट इज नॉट हेयर ऑयल, इट इज अ कोकोनट ऑयल, इज व्हाट कंपनी सेज. सर बोल के ऐसे क्यों? बिकॉज जब मैं स्टूडेंट था तब एक केस स्टडी बहुत फेमस थी, ध्यान देना. पैराशूट अगर आप उसको हेयर ऑयल बोलते हो तो उस पे टैक्स ज्यादा लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी ज्यादा लगता था. आज जीएसटी, पहले वो वैट था, वैट सेल्स टैक्स था, तो सेल्स टैक्स ज्यादा लगता था. अगर, बिकॉज हेयर ऑयल बोलने से वो कॉस्मेटिक्स बन जाता है, हेयर ऑयल बनने से वो कॉस्मेटिक बन जाता है, एंड कॉस्मेटिक्स इज लाइक लग्जरी, एंड लग्जरीज पे गवर्नमेंट टैक्स से ज्यादा लगाती है, वैट, सेल्स टैक्स. तो उन्होंने क्या बोला, मतलब एग्जाम्पल, उनकी प्राइस एग्जाम्पल 100 रुपीज है, ध्यान देना. कोकोनट बॉटल की प्राइस 100 है एग्जाम्पल. वैट, अगर आप उसको हेयर ऑयल बोलते हो तो उसको सपोज एग्जाम्पल 10% वैट लगेगा, मतलब 10 रुपए का वैट लगेगा. कस्टमर से कितना लेना पड़ेगा? 110, जिसको आज जीएसटी बोलते हो, या सेल्स, पहले वैट या सेल्स टैक्स बोलते थे. वो कस्टमर से 110 लेंगे, 10 गवर्नमेंट को देंगे, 100 उनके रहे. अब क्या है, वही अगर उसको वो हेयर ऑयल बोलने की जगह जस्ट कोकोनट ऑयल बोलते तो उस पर टैक्स 5% है. तो कस्टमर को कहां पे कम पड़ा? 105, समझा? 105. तो इसमें क्या होगा, कम पैसे देने, 110 का ऑयल, 105 का, ऑब्वियसली सस्ता ही है. तो उन्होंने क्या बोला, पैराशूट इज नॉट एयर ऑयल. आप चाहे तो आपके घर में बॉटल होगी, हर एक के घर में रहती है, जाके चेक करो पैराशूट की, वहां पे कोकोनट ऑयल लिखा है, ना कि हेयर ऑयल. उनके किसी एडवर्टाइज में हेयर ऑयल नहीं है, वो बोलते हैं कोकोनट ऑयल. तो उस पे इनकम टैक्स में केस आई थी कि किसी ने बोला अरे 10% टैक्स है, आप 5% लगाते हो वैट. तो उन्होंने बोला, हमने किधर बोला ये हेयर ऑयल है, ये कॉस्मेटिक है ही नहीं. इनकम टैक्स वालों ने बोला अरे लोग तो बालों को लगाने के यूज करते हैं, लोग क्या यूज करेंगे इसमें, हमें क्या लेने देना है. पैराशूट वालों ने बोला लोग उसको खाने में यूज करें, हमें कोई लेन देन नहीं, या उसको वो एयर ऑयल बोल के यूज करे, वो लोगों की मर्जी है, हम किधर बोल रहे हैं एयर ऑयल है. देखो ये टैक्स प्लानिंग रही, ये टैक्स प्लानिंग रही. दे सेव द टैक्स ऑफ द पीपल. लीगल है, कुछ नहीं कर पाया. उन्होंने बोला ये हमारा
हम नहीं बोल रहे हेयर ऑयल है, लोग उसको हेयर ऑयल बोल रहे हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट में, ना ही हमारे प्रोडक्ट पे, ना ही हमारे किसी ब्राउचर में। टैक्स प्लानिंग, उन्होंने टैक्स बचाया। दूसरा, सचिन तेंदुलकर सबको पता है। सचिन तेंदुलकर इज डैश डैश। वो कौन है सचिन तेंदुलकर? लिखो, सचिन तेंदुलकर कौन है? When he was playing, he was a player, cricketer? No. As per income tax, he is not a cricketer, he is an actor. He said, I am an actor, I am not cricketer. आप बोलोगे सर कुछ भी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो एंडोर्समेंट करता है ना, एडवर्टाइज वगैरह, उसको पैसा क्रिकेट से बहुत ज्यादा है। तो उसने बोला माय मेन इनकम इज फ्रॉम द एक्टिंग एंड नॉट द क्रिकेट। क्रिकेट इज माय एंसिलरी एक्टिविटी, टाइम पास एक्टिविटी। इनकम टैक्स केस गई थी ये, चाहे तो गूगल पे जाके चेक करना। उसने बोला आई एम ए एक्टर फर्स्ट एंड देन क्रिकेटर। इनकम टैक्स, क्रिकेट खेलते टाइम नहीं बोलता वो, इनकम टैक्स वालों को बोला। बिकॉज जो, अगर आप उसकी जो एंडोर्समेंट की फीस जो उसको मिलती है ना, अगर वो क्रिकेट के साथ मैच करते हो, मतलब आप बोलते हो क्रिकेट की वजह से मिलती है तो टैक्स ज्यादा लगता है। तो उसने बोला अरे ये एंडोर्समेंट करते हो, उसमें मुझे एक्टिंग की भी जरूरत है, मेरी स्किल्स भी होते हैं, एक्टिंग स्किल्स भी यूज किए जाते हैं। एंड बिकॉज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, आप बोलते हो सो विराट कोहली वगैरह, अरे सबसे ज्यादा पहले कॉन्ट्रैक्ट सचिन को मिले थे, बाद में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो सचिन के साथ ये पहले हुआ, बाकी लोग सब उसको फॉलो कर रहे हैं टैक्सेशन एवरीथिंग एवरीथिंग में। तो उसने बोला कि जो मुझे इंडोर्समेंट से बोलती है ना, वो मेरे एक्टिंग की वजह से मिलती है एंड उस पर टैक्स कम है। तो उसने बोला और ये जो क्रिकेट है ना, ये मेरा अदर एक्टिविटी है। ट्राई टू एक्चुअली क्रिकेट की वजह से उसको इंडोर्समेंट मिले, इनकम टैक्स वाले वैसे बोल रहे थे, बोला वैसे नहीं, राइट। मैं क्रिकेट खेलता हूं उसकी फीस अलग है, और जो मैं एक्टिंग करता हूं उसकी फीस अलग है, उस पर कम टैक्स लगेगा, क्रिकेट जैसे टैक्स नहीं लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है टैक्स प्लानिंग, ये है टैक्स प्लानिंग। तो उसने उसका टैक्स बराबर से बचाया। तो फॉर इनकम टैक्स ही इज एक्टर नॉट क्रिकेटर। सो पैराशूट का कितना अलग लगता है। जब कोई भी, मुझे भी जब मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना है, जब मैंने पढ़ा, आई वाज शॉक्ड कि पैराशूट इज नॉट ए हेयर ऑयल, राइट, एंड सचिन इज नॉट ए क्रिकेटर फॉर इनकम टैक्स और टैक्सेशन पर्पस, ठीक है। सो इसको बोला था टैक्स प्लानिंग, वो लीगल है, वो लीगल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाउएवर, राइट, अगर आप सचिन तेंदुलकर इनकम ही नहीं दिखाता तो इलीगल है, या पैराशूट वाले पैराशूट ऑयल सेल कर रहे हैं और इनकम ही नहीं दिखा रहे, वो इलीगल है, उसको बोलते हैं इवेजन ऑफ टैक्स। मैंने जो दो एग्जांपल दिए वो टैक्स प्लानिंग के एग्जांपल दिए। और राइट, देयर आर मेनी कि जहां पे इनकम दिखाते नहीं, ठीक है। लाइक एग्जांपल आप देखा होगा, मेनी स्टूडेंट्स पेज द फीस, मे बी मैं थोड़ा लेट रिसीट बनाता हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज, हम घर से काम कर रहे हैं, आई एम टोटली ऑक्यूपाइड इन माय लेक्चर, संडेज को भी मेरे ऑलमोस्ट दिन भर लेक्चर रहते हैं, तो मुझे जैसे टाइम मिलता है, लेकिन मैं आपको जीएसटी की 6 तारीख होती है, उसके पहले मैं रिसीट दे देता हूँ। वी प्रिपेयर द रिसीट बिकॉज हम जो भी पैसे आते हैं, 1 रुपए भी अगर किसी ने ट्रांसफर किया उसकी भी उसको रिसीट देते हैं हम लोग। जनरली वी एक्सेप्ट नॉट इन कैश, वी एक्सेप्ट थ्रू बैंक, वी वांट एवरीथिंग इन अ फेयर। बिकॉज मैंने पहले ही बोला था और मैंने अकाउंट्स में भी सिखाया था, मुझे जीएसटी खुद के जेब से नहीं डालना है, मैं हम लोगों से लेते, अगर गालियां देना तो गवर्नमेंट को देना, हमें मत देना। सर 18% जीएसटी, 100 रुपीज के पीछे हम 18 रुपए जीएसटी दे रहे हैं, राइट। ये हमारा जेब में नहीं जाता, आपको मैंने सिखाया जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम इज माय लायबिलिटी नॉट असेट, मुझे वो गवर्नमेंट को देनी, वो मेरे पास नहीं रहता। एंड उसका हम प्रूफ भी देते, आपको जीएसटी भी देते, हम रिसीट देते जिसमें हमारा जीएसटी नंबर रहता है। तो ऐसे नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो राइट, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। लीगल वैसे भी हम ब्लैक मनी कमा सकते हैं, इलीगल वैसे भी कमा सकते हैं। ब्लैक मनी इंकरेजेस इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई वोंट टेक द नेम because that is this is not the right platform. There was a group, one of the most क्लीनिंग रिलेटेड, सैनिटाइजेशन के रिलेटेड एक ग्रुप है, पुणे से ही है, मराठी बंदा है एंड बहुत फेमस है। पार्लियामेंट से लेके पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक सब क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट उसके पास रहते, उस ग्रुप के पास रहते।
कोई लोगों को क्लिक भी हो जाएगा, नाम बहुत फेमस है। क्लीनिंग, पार्लियामेंट से लेके रोड साफ करने तक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते हैं, तो टेंडर्स आते हैं बराबर ना। एंड जब टेंडर्स निकलते हैं ना, तो क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है? टेंडर लेने के लिए क्या किया जाता है? करप्शन, मिनिस्टर्स को ब्राइब दिया जाता है। तो सपोज आपको टेंडर मिला 100 लाख का, आपने 20 लाख उसको दे दिए, तो 20 लाख दिए ना आपने, तो ये लोग जो 20 लाख दिए ना उसको एक्सपेंस दिखाते थे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वगैरह, ऐसे ऐसे बोगस एक्सपेंसेस। ये तो ब्लैक मनी आ गए ना। ब्लैक मनी मतलब उसको एक्सपेंस दिखा के आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, और वो तो दिखाएगा नहीं, मिनिस्टर दिखाएगा भी नहीं, वो ब्लैक मनी हो गया। तो ऐसे भी लोग करते हैं, वो लीगल तरीके से हो गया। क्या? आपने उसको एक्सपेंस दिखाया, 20 लाख उसको दिखाया, उसने नहीं दिखाया कि उसकी इनकम है, और हमने क्या दिखाया? हमने एक्सपेंस किए, ऐसे कुछ भी एक्सपेंस, बोगस एक्सपेंसेस क्लेम करते थे, वो ब्लैक मनी आ गया। ऐसे लास्ट ईयर एक पुणे में उन पे रेड गिरी थी, ऐसे सम 1000 करोड़ बोगस एक्सपेंसेस बुक किए हुए पाए गए। यही न्यूज आई, उसके आगे क्या हुआ किसको नहीं पता। ठीक है, आगे वो भी सेटल हुआ होगा। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। ब्लैक मनी इंकरेजेस इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। अब एग्जांपल मैं बोलता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप मेडिकल शॉप पे जाते हो, आपने क्या किया? बहुत सारी चीजें परचेस करते हो, उसमें कॉस्मेटिक भी परचेस करते हो, वो आपको फेयर बिल देता है क्या? कभी नहीं देता। या अभी का रिसेंट बोलता हूं, आपने मास्क परचेस किया जब इतना पूरा प्रॉब्लम हुआ था, एक मास्क 400 500 600 में मार्केट में मिल रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने उसको 10 रुपए में, 20 30 रुपीज में परचेस किया, बेच रहे 500 रुपए में। आपको लगता है कि उन्होंने इनकम टैक्स के लिए 500 रुपए सेलिंग प्राइस दिखाई होगी? उन्होंने 50 रुपीज ही सेलिंग प्राइस दिखाई होगी। आपने कैश में दिया, 450 ब्लैक हो गया अपने आप। 500 का सेल उन्होंने 50 में ही दिखाया, 400 450 अपने आप ब्लैक मनी हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जहां पे फेयर बिल नहीं होते ना, द मोस्ट चांसेस, होटल, कौन आपको फेयर बिल देता है? जो कैश में और दोनों में एक्सेप्ट करते हैं जनरली, कैश फिर वो ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं, वो दिखाते नहीं। यू विल लर्न, यही तो, यू विल लर्न। करना है नहीं करना है, नहीं करना चाहिए आइडियली, बट लोग करते हैं प्रैक्टिकली। देन दिस क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज टैक्स कलेक्ट नहीं होता गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी। ठीक है, टू कंट्रोल द ब्लैक मनी, demonetization is one of the tool which many countries have opted। ये जो लास्ट वाला है ना, ये शायद से गवर्नमेंट ने डाला है, इसके अगेंस्ट मैं हूं। दिस इज एक्सट्रीम टूल। अगर सब चीजें आपके हाथ के बाहर जाती तो डिमोनेटाइजेशन करो। इट इज नॉट लाइक ऐसे लिखा है विच मेनी कंट्रीज जैसे डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, नो, मैं इसके अगेंस्ट हूं। ठीक है, गवर्नमेंट कैन गिव मेनी क्लेम्स, क्यों उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, वो क्यों करेक्ट है क्या नहीं है, उसके कोई अच्छे भी चीज है, कोई उतने बुरे भी चीजें हुए, उससे सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो डिमोनेटाइजेशन इज एक्सट्रीम टूल, इज नॉट वन ऑफ द टूल, नहीं, इट इज एक्सट्रीम टूल। अब कुछ भी नहीं रहा, एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, राइट, कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत बीमार होते हो, डॉक्टर बोलता है ये लास्ट इंजेक्शन है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। वैसे इकोनॉमी बहुत बदतर से बदतर हो गया, कुछ ऑप्शन नहीं, तो डिमोनेटाइजेशन कैन बी ऑप्शन टू कर्ब द ब्लैक मनी। इंडिया उतनी भी बदतर नहीं थी कि डिमोनेटाइजेशन हो जाए। डू आई सपोर्ट डिमोनेटाइजेशन? नॉट, इज माय पर्सनल व्यू, बट मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, इतने भी बुरे दिन नहीं थे कि डिमोनेटाइजेशन, बट गवर्नमेंट ने डिसीजन ले ली, वो ले ली, डिमोनेटाइजेशन हो गया। आप सब लोगों ने देखा है डिमोनेटाइजेशन मतलब, एक होता है रीमोनेटाइजेशन, दूसरा होता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब लाइक 1000 की नोट डीमोनेटाइज कर दी। अगर कल जाके गवर्नमेंट को लगता है फिर से 1000 की नोट लानी है, तो उसको रीमोनेटाइजेशन बोलेंगे, रीमोनेटाइजेशन। सो जो करेंसी लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट 1000 की रुपीज बैन हो गई, बैन हो गई मतलब वो लीगल टेंडर नहीं है। 1000 रुपीज की नोट बैन हो गई, गवर्नमेंट बैन हो नहीं बोलती, इट इज नो लॉन्गर लीगल टेंडर बोलती है। इट इज नो लॉन्गर लीगल टेंडर मतलब वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी,
वो नहीं बोलते कि 1000 रुपीज की नोट बैन हो गई, हम बोलते बैन हो गई, बैन नहीं, गवर्नर, एक्चुअली वो अनाउंसमेंट गवर्नर ने करनी चाहिए थी, वो पीएम ने की, वहां से ही प्रॉब्लम है सब। बिकॉज डिमोनेटाइजेशन इज अ डिसीजन नॉट ऑफ द पीएम, इट शुड बी डिसीजन ऑफ गवर्नर। एंड उसके लिए गवर्नमेंट को पहले निकाल भी दिया गए थे, पहले 2 गवर्नर्स को, ये आपको पता भी होगा, दे बिकॉज दे वर नॉट इन सपोर्ट। एंड लाइक गवर्नर्स लाइक रघुराम राजन जैसे टैलेंटेड लोग अगर सपोर्ट में नहीं है तो उनको भी निकाल दिया गया था। सो उससे फायदा हुआ नुकसान हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो वो डिसीजन गवर्नर की होनी चाहिए, ना कि पीएम की। इंडिया में सब चीजें उल्टी होती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई चीजें अच्छी भी हुई डेफिनेटली मैं मानता हूँ, एट द सेम टाइम कोई चीजें बुरे भी हुई वो भी मानना चाहिए। सो मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, सो 1000 रुपीज की नोट जब सर्कुलेशन से चली गई उसको बोला जाता है इट इज नो लॉन्गर लीगल टेंडर। एंड जब वो सर्कुलेशन में होती है तो इट इज अ लीगल टेंडर, लिख लेना, इन सर्कुलेशन मीन्स लीगल टेंडर, इन सर्कुलेशन। कोई नोट सर्कुलेशन में, कोई कॉइन सर्कुलेशन में, हम उनको बोलते हो लीगल टेंडर्स है। दिस इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, लीगल टेंडर्स। मतलब लॉ ने बोला है कि ये लीगल टेंडर है, ये हर एक को एक्सेप्ट करना है, नो वन कैन डिनाई, वो हो गया लीगल टेंडर। ठीक है, वो उसको वर्ड है लीगल टेंडर। ठीक है, विच मेनी कंट्रीज यूज, आई डोंट नो, ये महाराष्ट्र बोर्ड का बुक किसने लिखा है, पकड़ना चाहिए उसको। सो मनी, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ओके, किसी के डाउट है बिफोर आई कंक्लूड फॉर द डे? किसी के डाउट्स है? यस, ओके, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। यस भागवत, ओके गुड। हाँ, 2 चैप्टर के एक्सरसाइज, या टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आई एम टेकिंग ए इको लेक्चर अगेन, मुझे लेना है, तो इन दैट आई विल टेक द एक्सरसाइजेस। ठीक है, आई विल टेक द एक्सरसाइज। थैंक यू।